हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज डेट है 14 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले आप सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो बात करेंगे आस्ट्रा हिंद की। बेसिकली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक्सरसाइज होती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं उसकी एक बार चर्चा करता हूँ आपसे। देखो ऑस्ट्रेलिया के बीच में और इंडिया के बीच में एक तो ये आस्ट्रा हिंद करके स्टार्ट हुआ है, राइट। उसके अलावा देखोगे तो आप एक पिच ब्लैक और ऑसी इंडेक्स होता है ना। तो ये तीन मेजर एक्सरसाइज होती हैं जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती हैं, आपको याद रखना है ना। अभी कहाँ हुआ तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि देखो पहले क्या होता था ना, कहाँ पे हुआ है एक्सरसाइज ये नहीं पूछता था। बेसिकली एक्सरसाइज कौन सा है, देखो यूपीएससी का मैं पैटर्न बताता हूँ कैसे पूछेगा, और जनरली स्टेट पीएससी कैसे पूछ देते हैं। स्टेट पीएससी का मतलब यूपी पीसीएस और आपका बिहार बीपीएससी, ये सब जो स्टेट्स होते हैं उनके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेट पीएससी की बात करता हूँ, है ना। देखो यूपीएससी में क्या करता है, जैसे कई सारे एक्सरसाइज दे देगा, जैसे पिच ब्लैक दे देगा, फिर ठीक है धम गार्जियन दे देगा, है ना। तो ऐसे करके चार दे देगा और चार देशों के नाम दे देगा और बोलेगा मैच ऑफ द फॉलोइंग करिए, है ना। ये है यूपीएससी का पैटर्न। स्टेट पीएससी क्या करता है, स्टेट पीएससी डायरेक्टली पूछ देगा कि पिच ब्लैक किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज है ना। अच्छा, कुछ स्टेट ऐसे हो गए हैं धीरे धीरे जो कि अब यूपीएससी के पैटर्न को धीरे धीरे फॉलो करते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो यूपी पीएससी की, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, अब धीरे धीरे यूपीएससी का इन्होंने पैटर्न तो फॉलो कर लिया है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं। इनके पास दोनों और रहता है, मतलब दोनों ऑप्शन ऐसे पूछ देते हैं। हाँ, लेकिन यूपीएससी ऐसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बस पिच ब्लैक बताओ कौन से देश का एक्सरसाइज है या किन दो देशों के बीच में होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता है। वो मैच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब थोड़ा एक क्वेश्चन नहीं रहता उसके, एक क्वेश्चन में चार क्वेश्चन पांच क्वेश्चन छुपे होते हैं, है ना। तो आप देखो अगर ये पांचों आपको नहीं याद रहे, है ना, चलो एलिमिनेट करने का एक ऑप्शन रहता है कि आप एक ऑप्शन ये वाला नहीं होगा तो बाकी कैसे हो जाएगा, वो वाला हम एलिमिनेट करके लगा लेते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि आपको चारों पता होना चाहिए। चारों का मतलब है कि आपको चार एक्सरसाइज पता रहेंगी, ये चारों के चारों तभी हो पाएगा, है ना। तो ये यूपीएससी का पैटर्न होता है। यूपी पीएससी का देखो अभी एग्जाम को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका जायज भी है डिमांड, क्योंकि देखो बहुत सारे उसमें मतलब इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कस करूंगा उसको। बच्चे 3 दिन से डिस्कस कर मतलब उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 11 12 13 हो गया, 14 नवंबर आ गया है। उनका डिमांड बड़ा सिंपल सा है, डिमांड है कि भैया एक दिन में एग्जाम करा दो, 1 डे में आप क्या करो, एग्जाम करा दो, बस इतना ही कह रहे हैं वो। हुआ क्या है, मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करता हूँ आपको। देखो इनको लगभग चाहिए था 8,000 सेंटर, इनको मिल रहे हैं 5,000 सेंटर। ठीक है, तो ये 2 दिन में कराने की बात कर रहे हैं, 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। इसके लिए बच्चे थोड़े से नाराज है, क्यों? क्योंकि देखो एक तो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। दूसरा ये है कि बच्चे की जो प्रिपरेशन होती है ना, ये 3 से 4 साल से बच्चे लगे होते हैं एक एग्जाम के लिए। 1 डे एग्जाम नहीं है कि 1 डे एग्जाम दे दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप था, इसके बाद क्रैक हो गया, है ना। इसके बाद प्री निकालेंगे, फिर मेंस निकालेंगे। दूसरा एक चीज और है इसमें ना, मतलब करप्शन के स्कोप ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन जब लगाओगे तो उसमें नंबर किसी के बढ़ जाते हैं, किसी के घट जाते हैं। जनरली ऐसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 100 नंबर का पेपर था, आपने 90 नंबर सही हो रहे तो 90 ही रहेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आपके घट भी जाएंगे, हो सकता है ये 85 भी हो जाए और हो सकता है 95 भी हो जाए। तो जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, जो पैसे वाले, हो सकता है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो सकती है। चाहे यूपी का एग्जाम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया तो अभी नहीं चल रहा है ना। चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी की बात कर लो, चाहे बहुत सारे एग्जाम से आप पेपर लीक हुए, लगातार लीक हुए हैं, है ना। तो इन अच्छा ये सेंटर कम क्यों हो गए, एक दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि 8,000 सेंटर चाहिए तो 5,000 सेंटर कैसे मिल रहा है। इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने दोस्तों गवर्नमेंट एडेड कॉलेज को लिया है, गवर्नमेंट स्कूल को लिया है और एडेड स्कूल्स को लिया है। मतलब एडेड मतलब सेमी सरकारी टाइप में। इससे ज़्यादा इन्होंने प्राइवेट संस्थाओं को इंक्लूड किया ही नहीं, इसलिए इनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें सोल्यूशन दो तीन हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है कि इसमें एग्जाम एक ही दिन में कराओ। पहला सोल्यूशन तो सबसे बढ़िया तो ये चीज़ होगा। अगर आप पहले एक ही दिन कराते हो तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, जैसे यूपी की मैं बात कर लूँ, है ना। अब इनके पड़ोसी आप देख लोगे तो इधर बॉर्डर बिहार से लग जाता है, उधर दिल्ली से लग जाता है बॉर्डर, कुछ हरियाणा से लगता है, कुछ एमपी से लगता है ना। तो ये कुछ स्टेट्स जो बिहार से सटे हुए राज्य हैं, उनमें जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या है वहाँ पे सेंटर दे सकते हैं उस स्टेट से बात करके, क्योंकि यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। और दिल्ली अगर आप चाहो तो, क्योंकि वहाँ पे पुलिस जो होती है, लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी ही है ना। तो ये दिल्ली में अपना एक सेंटर कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली करने की वजह से फायदा ये हो जाएगा कि जो गाजियाबाद वगैरह के बच्चे हैं या दिल्ली में रखे तो जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, बच्चों की बातें सुननी चाहिए।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें, देखो ऑस्ट्रेलिया पुणे हम सॉरी ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सरसाइज था पुणे में हुआ, तो अब थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हो रही है। देखो अब आपको कैसे पढ़ना होता है मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ, है ना, कि अगर किसी स्टेट की बात होगी तो आपको कैसे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया खोजना है। देखो ऑस्ट्रेलिया ये रहा, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है एक, देखो नॉर्थ अमेरिका पहला कॉन्टिनेंट, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप, है ना, पांचवा आपका एशिया, सिक्स आपका ये, और सातवां आपका अंटार्कटिका। तो ये आपका एक कॉन्टिनेंट है, ये याद रखेंगे आप, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जिसमें न्यूजीलैंड को भी इंक्लूड करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के कुछ फीचर्स बता दे रहा हूँ जो जनरली आप पढ़ते समय ये ध्यान नहीं दोगे, है ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। कभी आप कहीं मतलब करंट अफेयर पढ़ेंगे भी ना तो आपको कहीं मिलेगा नहीं। आप जैसे अगर बात करते हैं, देखो एक्सरसाइज आपको जैसे बता देंगे कि एक्सरसाइज हुआ इन दोनों देशों के बीच हुआ, यहाँ पे आपके चैप्टर खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया को ढूंढना भी चाहिए एक बार मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि मैपिंग से हर साल यूपीएससी में 2 क्वेश्चन बनते हैं और स्टेट पीएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली बात क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, ये याद रखेंगे। प्लस आपने कर्क रेखा मकर रेखा सुना होगा, है ना, ठीक है, इक्वेटर सुना होगा। तो कर्क रेखा से भारत के बीच बीच से गुजरता है, तो भारत के 8 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं वो आप बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए, नहीं याद है तो मैं बता दूंगा, डिस्कस आगे चलता ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आप टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होता है, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा से ऑस्ट्रेलिया पास होता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसे एक एक कंट्री करके याद हो जाएंगी ना, तो आपको एक साथ रटना नहीं पड़ेगा, एक तो याद रखिएगा। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कर्क रेखा की बात करें तो इंडिया के 8 राज्य गुजरते हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। हो गया ना, 3 6 2 8। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इतने इतने स्टेट से होकर गुजरता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा देखो अब इस ऑस्ट्रेलिया में आपको आपको और क्या चीज़ें देखनी रहेंगी, मैं उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहले तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में 7 ही स्टेट है। तो ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है लेकिन स्टेट्स बड़े सीधे सीधे इन्होंने बांट दिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स, और एक विक्टोरिया, 8 है, ठीक है, 7 नहीं 6 ही है, ठीक है। तो याद रखिए कैनबरा इनकी कैपिटल है, थोड़ी सी याद रखिए। देखो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करते हैं ना, तो ये पूरा यहाँ पे आता है। सबसे बड़ा बैरियर रीफ जो होते हैं, कोरल्स होते हैं, ये यहाँ पे पाया जाता है ना। और यहाँ पे एक तस्मान सी है, तो याद रखिएगा तस्मान सी आता है। बे भी इनके पढ़ेंगे सारे, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट में अपने हम लोग पढ़ते हैं। देखो अब मैपिंग से यहाँ पे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे बनेगा याद रखिएगा। एक बास स्ट्रेट आता है, तो याद रखिएगा तस्मान और मेन ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। और एक आता है स्पेंसर गल्फ, तो स्पेंसर गल्फ कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, बस इतना याद रखिएगा। किसके किसके बीच में, इतना यूपीएससी नहीं पूछेगा या कोई भी एग्जाम नहीं पूछता। एक टॉरस स्टेट आ जाता है, तो टॉरस स्टेट याद रखिएगा। अगर आप मैप में देखोगे तो ऊपर पापुआ न्यू गिनी आता है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देखो इसमें कहीं है तो हमें दिखाता हूँ, हाँ देखो ये रहा पापुआ न्यू गिनी और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, टोरस स्ट्रेट, ठीक। चलो अब ग्रेट बैरियर रीफ जिसकी मैं बात कर रहा था कोरल्स की, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ कौन से देश से रिलेटेड है ना, ठीक है, ये याद रखेंगे। इनके कुछ फेमस फेमस प्लेसेस हैं। अच्छा आज जो लोग क्रिकेट देखते होंगे ना उनको बहुत सारे प्लेसेस याद होंगे, जैसे पर्थ, देखो पर्थ यहाँ पे है, सिडनी यहाँ पे है, ठीक है। मैं क्रिकेट जितने जहाँ जहाँ खेले जाते हैं मैं सबसे पहले वो गिनाता हूँ, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, है ना, एडिलेड। देखो ये सारे नाम आपने जरूर सुने होंगे, है ना, क्योंकि अच्छा एक चीज और है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर बसा जो है ना ये सी साइड में, सी के किनारे, ये पूरा बीच में इनका रेगिस्तान है। पूरा रेगिस्तान मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना पेड़ पौधे नहीं, ना के बराबर है, उगते कुछ नहीं है। तो ज्यादातर इसकी पॉपुलेशन जो है किनारों पे बसी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के सारे किनारों पे बसे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। चलो अब ऑस्ट्रेलिया के देखो कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मैं आपको ये भी थोड़ा एक बार समझा देता हूँ, है ना। तो देखो डाउन्स बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया में घास की, ये डायरेक्टली आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछेगा या तो फिर एक सिंगल डायरेक्टली पूछ लेता है ना। जैसे अमेरिका में जाओगे तो प्रेरीज बोलते हैं, है ना, पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में जाओगे तो, राइट, लानोस बोलते हैं इधर। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं क्या, डाउन्स। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा जो ग्रासलैंड यहाँ पे पाया जाएगा उसको बोलते हैं डाउन्स, क्या बोलते हैं, डाउन्स, है ना, ठीक है। चलो
अच्छा एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे एक ये घास के मैदान और उनके स्थान को ये ऐड कर दिया है, तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट पीएससी में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ठीक है। चलो, तो हमने ये चीज़ें कर ली हैं। फिजिकल मैप, ये फिजिकल मैप भी एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ कुछ प्लेसेस याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि विक्टोरिया कहाँ पे है ना, तो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, तो ये याद रखिएगा, है ना। इसमें बाकी डिजर्ट्स एक पाया जाता है, विक्टोरिया डिजर्ट, ये कई बार एग्जाम से आपसे डायरेक्टली पूछता है, और सैंडी डिजर्ट, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। कई बार एक बार मतलब आता जाएगा, मैं आपसे डिस्कस करते जाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, बहुत रटने की जरूरत है नहीं इसको, ठीक है। और एक डिजर्ट की मैंने बात बता दी, ग्रेट विक्टोरिया, तो ये देखो मेजर मेजर जो डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट सुना होगा आपने, टकला माकन बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो इसको थार थार डिजर्ट सुना होगा, सहारा, कालाहारी, अटकामा, ये कहाँ कहाँ पे है एक बार ये याद रखिएगा। ये है आपका साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका में, सहारा में नॉर्थन पार्ट में सहारा है, और कालाहारी आपका साउथ साउथ जो अफ्रीका का साउथ पार्ट है उसमें है। थार आप देखोगे तो ये थोड़ी पाकिस्तान से स्टार्ट होकर अफगानिस्तान वगैरह से होता है। टकला मकान आप जाओगे तो चाइना में, गोबी डिजर्ट, और उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। तो देखो इतना किसी स्टेट के बारे में आप पढ़ ले रहे हो ना, तो उस स्टेट के लगभग लगभग आपने सारी चीजें पढ़ ली है ना। और कुछ करंट में अगर उसमें कुछ भी चर्चा में आ जाए तो आप उसको डिस्कस कर सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 की, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई। आ, मतलब इसकी मैं अगर बात करूँ ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये पढ़ते हुए, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी बनने की, क्या बनने की, ग्लोबल इकोनॉमी बनने की, टॉप 5 कंट्री में आने की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, बट हालत देख लो आप। हम अपने नेचर को कंजर्व करने के लिए हमारी कितनी रैंक आई, 180 में, 176, मतलब नीचे से टॉपर है हम लोग, नीचे से 5वीं कंट्री है। ये देख लीजिए कौन कौन से देश है हमारे नीचे, मतलब हमसे जो नीचे है बस, किरीबाती, तुर्की, इराक, माइक्रोनेशिया, सोच लो। अब हम यार ये थोड़ा सा अजीब लगता है देख के, मतलब मुझे लगता है कि यार हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं। आप चाइना को अभी देखो, एक बार, आजकल तो बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं आपको, ब्लॉगर होते हैं, है ना। मैं एक परमवीर करके पर्सन है, उसका मैं देख रहा था एक दिन, ऐसे ही बैठा था यूट्यूब पे, मुझे दिख गया था। वो दिखा रहा था कि वहाँ पे 400-500 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रेनें चल रही हैं, नॉर्मल ट्रेनें चल रही है 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की। हमारे यहाँ 120 किलोमीटर, 110 किलोमीटर पे अभी अटके हैं हम वंदे भारत को लेके, ठीक है। वंदे भारत हम 110 160 तक मैक्सिमम शायद ले जाते हैं, कि 150 तक ले जाते हैं, कुछ इसके आसपास ले जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाते हैं। वहाँ गंदगी नहीं होती है, सिस्टम बहुत क्लीन है, चीज़ें बहुत मतलब मतलब बढ़िया से बना रखी है। तो ये इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? सबसे बड़ा रीजन तो एक तो करप्शन है, दूसरा मतलब एक विजन नहीं है कि कैसे क्या करना है, सबको अपनी अपनी जेबें भरनी होती हैं, सबसे बड़ा रीजन ये हो जाता है ना। तो ये थोड़ा-सा एक मतलब कंसर्न है मेरा। मुझे लगता है थोड़ी चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि देखो एक साथ आज़ाद हुए थे। इवन इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, है ना? 1949 में, अब सोचो हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ, फिर भी आज देखोगे तो वो चाइना को टक्कर दे रहा है। आप पूरा चाइना घूम के आइए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये डेवलपिंग कंट्री है। उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया, रोड अच्छे बना दिए हैं, सड़कें अच्छी बना दी हैं, सिस्टम अच्छा बना दिया। इवन आपको बताता हूँ मैं, आप चाइना में एंटर करो, तो आपको एक कार्ड बनाएगा वो आपके पासपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। वहाँ पे लोगों के एक कार्ड, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड सिस्टम होता है ना, उनके यहाँ सबके पास एक कार्ड होता है, ठीक है। उस कार्ड से वो कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाहर से आए हो ना, तो आपको एक स्पेशल कार्ड बनेगा। तो आप सोचो जैसे ही आप चाइना में एंट्री कर रहे हो, चाइना की गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये बंदा आया है, कहाँ से आया है, कहाँ क्या डिटेल, उसकी सारी की सारी डिटेल उसको मिल जाती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप आए, कुछ अच्छा कंट्री के वीजा ही नहीं लगते, तो उनको वीजा स्टैंपिंग भी नहीं होती है, दिखाया अपना पासपोर्ट और चले आए इंडिया में, है ना। ये थोड़ा सा कंसर्न है, अभी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है हमें, ठीक है। अब बात करें देखो कंजर्वेशन, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की, तो इंडिया की रैंक 176 थी, थोड़ा सा बुरा है, बहुत बुरा हाल है। तो याद रखिए कौन निकालता है, तो ये बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है, उनकी एक संस्था है जिसमें मतलब डिपार्टमेंट एक्चुअली में, गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और इसके साथ एक क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटाबेस के साथ मिलकर इसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, भारत को इन्होंने इतना खराब रैंक के दिया है, तो देखो 4 मापदंड लेते हैं ये लोग, क्या क्या है, कि आपने लैंड का प्रबंधन कैसे किया। लैंड प्रबंधन इंडिया में बहुत बेकार है ना, उन्होंने जंगल काट काट तो मकान बनाते जा रहे हैं। जैव विविधता को कितना खतरा है, इसके बारे में, इसकी वजह से होता है। फिर क्षमता और शासन, और उसके साथ भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हो, वो सब सारी चीजें देखते हैं। इवन इंडिया की मैं बात करूं, जो वन्य जीव का व्यापार होता है, मतलब
जैसे किसी को शेर का व्यापार करना है, शेर यहाँ से पकड़ के कहीं और भेजना है, ऐसे व्यापार की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ बर्ड्स होती हैं जो यहाँ पे पाई जाती है, उसको पकड़ के कहीं विदेशों में बेचने की बात करें तो भारत सबसे बड़ा मतलब चौथा सबसे बड़ा देश है जो ऐसा व्यापार करता है। 15 मिलियन यूरो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतने का हम लोग व्यापार करते हैं किसका, अवैध व्यापार जानवरों का, मतलब जानवरों को अपने देश से दूसरे देशों में बेच दिया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। दूसरा है कि हमने वृक्ष हमारे बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक डेवलपमेंट में एक और बड़ा इशू आता है, जैसे रोड आजकल मतलब इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि रोड बहुत ज्यादा चौड़ीकरण कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जो पहले के रोड बने थे उसके किनारे किनारे पेड़ लगे थे, है ना, किनारे किनारे क्या लगे थे, पेड़ लगे थे। अब आपने क्या किया, सारे सारे बड़े बड़े पेड़ काट के आपने क्या किया, बीच में डिवाइडर देके और वो बीच में छोटे छोटे घास लगा दिए। तो जो पेड़ था वो घास बेसिकली उसका वो सब मतलब भरपाई नहीं कर सकता है। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि अगर आप रोड चौड़ा कर रहे हो, है ना, अगर आप रोड चौड़ा कर रहे हैं तो सपोज करो आप यार 20 फीट चौड़ा करना था, आप 20 फीट के बजाय 24 फीट चौड़ा कर लो, है ना, 2 फीट इधर 2 फीट इधर छोड़ के क्या कर दो, इसमें पेड़ लगा दो साइड साइड में। तो इससे क्या रहे कि आपने पेड़ तो बड़े बड़े काट दिए बट यहाँ पर नंबर ऑफ पेड्स की संख्या थोड़ी बढ़ा दो, कि जिससे कि क्या कर सकें हम नेचर को भी कंजर्व कर सकें, है ना। आपको पता है कि अब ठंड धीरे धीरे कम होती जा रही है, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होते जा रहा है, तो ये बहुत सारे रीजन है। तो याद रखिए नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं, तो 28 जुलाई को, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे अंतरिक्ष अभ्यास की। अब ये नया कॉन्सेप्ट आया है, क्यों है अंतरिक्ष अभ्यास की जरूरत और इसकी चीजें क्या है, डर क्या है, परेशानियां क्या है, मैं उसकी एक एक करके सारी डिटेल में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो रिसेंटली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है डिफेंस, देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है डिफेंस स्पेस एजेंसी। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज किया जिसका नाम इन्होंने दिया अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है, अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है। अब ये क्या सिस्टम है, देखो आज के टाइम पे अगर आप मोबाइल का इंटरनेट यूज कर रहे हो, है ना, इंटरनेट यूज कर रहे हो, या फिर आप सैटेलाइट फोन यूज कर रहे हो, है ना, या फिर कम्युनिकेशंस के लिए कॉल वगैरह कर रहे हो, ये सारे की सारी दोस्तों किससे चलती हैं, ये दोस्तों चलती है सैटेलाइट के थ्रू। कैसे, देखो होता क्या है कि हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट्स आसमान में जाके ऐसे खड़ा हो जाता है, यहाँ पे घूमता रहता है, स्टैटिक रहता है जियो सिंक्रोनस स्टेटस में। फिर हम अपने यहाँ एक टावर लगाते हैं, मतलब कंपनियां टावर लगाती हैं, वो क्या करती हैं, यहाँ से इस सैटेलाइट से सिग्नल लेती हैं, ठीक है। इस सैटेलाइट से सिग्नल लेके फिर क्या करती है, आपको फोन कॉल पे एक रिसीवर एंटीना अंदर लगा होता है, वो रिसीव करता है, ठीक है। फिर कोई एक पर्सन बी है जो फोन करता है, तो ये फिर इस टावर पे जाता है या किसी भी टावर, मान लो यहाँ पे टावर एक लगा, यहाँ पे गया, फिर इस सैटेलाइट को भेजता है, सैटेलाइट इस टावर से रिलेटेड यहाँ पे भेज देता है, ऐसे काम करता है जनरली कम्युनिकेशन, ऐसे ही होता है। क्या, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, एक मान लो टावर वन है, T1 है, एक टावर T2 है ना, और आप यहाँ पे हो, आपका दोस्त यहाँ पे है, यहाँ मान लो ये दोस्त है आपका, है ना। इसने आपको कॉल लगाया तो नेटवर्क, ये नियरेस्ट क्या रहता है आपका, नेटवर्क स्टेशन रहता है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से सैटेलाइट के पास जाएगा, फिर सैटेलाइट क्या करता है, इस T2 को भेजेगा, T2 क्या करेगा, आपके ऊपर फोन भेज देगा कि भैया इन्होंने कॉल किया, ये विद इन अ सेकंड काम हो जाता है। सोचो आप तुरंत नंबर लगाते हो, तुरंत कॉल हो जाता है। तो सोचो इसके प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से जाएगा टावर पे, टावर से जाएगा सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से जाएगा फिर कोई टावर जो नजदीकी रहेगा उसके, फिर इसके बाद उसको फोन आ जाता है, ठीक है। आप कई बार देखते हो कि अपने पास में ही मोबाइल रख के कॉल कर लेते हो, तो वो भी सिस्टम ऐसे ही काम करेगा, ये जाएगा टावर पे, टावर से जाएगा सैटेलाइट से, सैटेलाइट से जाएगा फिर टावर पे, टावर से फिर आएगा आपको फोन। जनरली ये सब ऐसे काम करते हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर मैं आपकी सैटेलाइट्स को उड़ा दूं, तो क्या आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ना आपका इंटरनेट चलेगा, ना आपका सैटेलाइट फ़ोन चलेगा, ना आपका कॉल चलेगा, ना आपका वीडियो चैट कर पाओगे, ना व्हाट्सएप चला पाओगे, कुछ भी नहीं चलेगा। आप सोच के देखो, मतलब आज के टाइम पे हम लोग इंटरनेट के इतने यूज टू हो गए हैं कि हमें मतलब लगता है कि यार इसके बिना तो जीवन है ही नहीं, है ना। तो आप सोचो कि अगर ये बंद हो गया तो कितना बुरा हाल हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने की, देखो आने वाले टाइम पे ना हमें आपको अपने जो मिसाइल्स हैं ये सैटेलाइट के साथ भेजने पड़ेंगे, मिसाइल्स को सैटेलाइट्स के साथ भेज के वहाँ पे रखना पड़ेगा। कुछ हमारे एस्ट्रोनॉट को क्या करना पड़ेगा, स्पेस में हमेशा रखना पड़ेगा अपने इस सैटेलाइट की रक्षा करने के लिए। क्यों, क्योंकि सारा का सारा कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं अपने सैटेलाइट की वजह से ही कर पा रहे हैं, और सैटेलाइट्स की ही देने की हम सारा सब कुछ कर रहे होते हैं। आप जीपीएस यूज करते हो ना, जीपीएस सिस्टम काम कैसे करता है, ये यहाँ से पूरा इमेज लेता है और फिर आपको भेजता है। तो हम जीपीएस के थ्रू, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, तो ये क्या करता है ग्लोबली पूरा ट्रैक करता है सैटेलाइट, कई सारे सैटेलाइट एक साथ मिलकर जीपीएस को चलाते हैं, है ना। तब मैं जीपीएस वाले सैटेलाइट ही उड़ा दूं, आपका गूगल मैप काम करना बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा उसमें,
है ना। तो इसलिए क्या है कि हम लोग अब स्पेस में अपने कुछ टाइम, अब देखो फ्यूचर में बता रहा हूँ क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, स्पेस में हमारे करीब 50, 100, 200 एस्ट्रोनॉट जो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं वो उसमें पड़े रहेंगे, ठीक है, कि अपने हम सेटेलाइट की रक्षा करें। और फिर सेटेलाइट के अंदर ही हम बहुत सारे मिसाइल लगा देंगे, कोई अगर हमारे सेटेलाइट को मतलब मारने की कोशिश करे तो हम क्या करेंगे, यही से मिसाइल लॉन्च करेंगे, जो सेटेलाइट आती रहेगी, जिस सेटेलाइट को मारने के लिए कोई मिसाइल आएगा। तो ये आने वाला भविष्य बता रहा हूँ मैं, डेफिनेटली ये बहुत मतलब जल्दी आने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे होकेरसर वेटलैंड की। आज चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं। अब इस हुआ क्या कि इस बार रेनफॉल कम हुआ है, मतलब बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत कम आए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है इनकी पॉपुलेशन में, तो इसलिए थोड़ी चर्चा में। तो याद रखिएगा होकेरसर या होकेरा हम लोग कई बार बोल देते हैं, वेटलैंड कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, थोड़ा सा ये याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रिलेवेंट है। जब हम वेटलैंड्स की बात करते हैं, रामसर साइट आपको याद होगा, जब हम रामसर साइट पढ़ते हैं तो रामसर साइट में आता है होकेरा, है ना, वगैरह आता है, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। चलो आज की वीडियो में इतना रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।